स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप और दोस्तों यूट्यूब चैनल में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें, है ना। स्टार्ट हो चुका है आज का अपना ये सेशन और हम दोस्तों काव्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं। अभी काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दें एक बार। और दोस्तों आपको पता है कि सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में T20 टेस्ट सीरीज दोस्तों बिल्कुल फ्री में लॉन्च की गई है ना। ये टेस्ट दोस्तों आपका 2 दिन होता है सप्ताह में, रविवार और गुरुवार होता है, ठीक है। तो आज ही आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आप भाग ले सकते हैं, है ना, और अपना आकलन कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको यहां पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है, उस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, है ना। जो दोस्तों आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब मास्टर कैडर या फिर दोस्तों एचपी टेट एग्जाम, डीएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ट्रिक से पढ़ सकते हैं, उसमें दोस्तों आपको डाउट्स क्लियर के माध्यम से पढ़ सकते हैं, है ना। यहां पर आते हैं, आपका जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, उतरी नहाए, ये जो कल अपन ने पढ़ा था ना, उतरी नहाए जमुन जल, है ना, ज्यों शरीर समश्याम। इसमें दोस्तों क्वेश्चन में आपको याद रख लेना है कि ये क्वेश्चन कल गड़बड़ हो गया था, ये क्वेश्चन इसमें प्रतीप अलंकार ही होगा, इसको सुधार लेना। बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बी नंबर ही है, प्रतीप अलंकार ही है उसमें। अब यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है, सम सुबरन सुखमाकर सुखद ना थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर, है ना। यहां पर कौन सा प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा प्रयुक्त अलंकार है, अलंकार आपको बताना है। सम सुबरन सुखमाकर सुखद ना थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर, है ना। यहां पर आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 136 से 136 है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर 136 में, और 136 का आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है दोस्तों कि यहां पर व्यतिरेक अलंकार है, बी नंबर, है ना। इस दोस्तों इस छंद में व्यतिरेक अलंकार प्रयुक्त है, जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अलंकार आपने पढ़े हैं। यहां पर दोस्तों सीए के अंग इतने कोमल है कि कनक कठोर लगती है, उनके सामने कनक कठोर लगती है। यहां पर उपमान को हल्का समझ लिया गया और उपमेय का उत्कर्ष हो गया, यानी कि व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार संकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। संकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है, जल्दी से आपको बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों आपको वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्रों तक, ठीक है। ये सेशन अपना रोज होता है दोस्तों इसी टाइम 9 बजे। जिन भी साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड करके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कल आपकी 4 तारीख दोस्तों आपकी अंतिम तारीख रहेगी काय की ऑफर की, है ना। यहां पर आचार संकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप आपको बताना है। स्वरूप क्या है, यानी कि दोस्तों ये आचार संकुक किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उत्तर चला जाता है, बोले सर अनुमतिवाद। अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है, आचार संकुक, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही। आचार संकुक द्वारा रस की व्याख्या का स्वरूप अनुमतिवादी आचार संकुक ने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान दोस्तों प्रमाण के आधार पर की, इसलिए उनके मत को अनुमतिवाद कहा जाता है। अनुमतिवाद कहा जाता है। नीर भरे नित्य प्रति रहे तउना प्यास बुझाई, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नीर भरे नित्य प्रति रहे तउना प्यास बुझाई, कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति, विभावना, है ना, या फिर उपमा, या फिर विशेषोक्ति। आपको बताना है दोस्तों, जहां पर कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, जहां पर कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है ना। और जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार्य हो, है ना,
इस प्रकार से यहां पर नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाई, है ना। यहां पर कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, यानी कि आपका यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, विशेषोक्ति अलंकार होता है ना। यहां पर विभावना में कारण ना होने पर भी कार्य होता है, जबकि विशेषोक्ति में कारण उपस्थित है लेकिन कार्य ना हो तो वहां पर आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। और बी नंबर आपका यहां पर राइट आंसर जो सभी लोगों ने बताया है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता आपको बताना है दोस्तों, कौन माने जाते हैं? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? उत्तर आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो बताइए जल्दी से, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, और उत्तर आपका चला जाता है दोस्तों। बोले सर नाट्य शास्त्र के रचयिता की अगर बात करोगे तो वो माने जाते हैं कौन? आचार्य भरत मुनि। कौन माने जाते हैं दोस्तों? आचार्य भरत मुनि, है ना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। और यहां पर देखते हैं दोस्तों, बनन में बागन में बगैरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया गया? किस शक्ति से ग्रहण किया गया दोस्तों? बनन में बागन में बगरो बसंत है, बगरो बसंत है, यहां पर आपको बताना है किस शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया गया। 140 का उत्तर, 140 का उत्तर आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 140 में राइट आंसर बनन में बागन में बगरो बसंत है। 140 का उत्तर कहां चला जाएगा? कहां जाएगा? अभिधा से, व्यंजना से, लक्षणा से, या फिर इन सभी से? और उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया गया। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर, प्रस्तुत पंक्तियां में पद्माकर द्वारा बसंत ऋतु का वर्णन किया गया, वे लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में सिद्धस्त हैं, है ना। यहां पर याद रखना। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहां पर आ गया है कि आधा पात बबूल का तामे तनक पिसान, और लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, है ना। यहां पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? आधा पात बबूल का तामे तनक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। छठे क्षमा से दान कौन सा रस है? कौन सा रस है? रस आपको बताना है। एक रस आपको नहीं दिख रहा होगा तो देख लो उसको, कौन सा रस है। तो यहां पर रस की बात हुई है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, और रस की बात हो रही है, तो उत्तर चला जाता है हास्य रस। कौन सा रस है? हास्य रस है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। रस से संबंधित दोस्तों ये वीडियो है ना, इनको भी अपन को याद रखना है। रस से संबंधित वीडियो भी हम तैयार आपके कर रहे हैं पेड वालों के, है ना। किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र आकार, असंगत वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं अथवा उटपटांग हरकतों को देखकर जो मनोविनोद, है ना, विनोद भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में आधे बबूल के पात में पिसान रखकर वे छठे क्षमास दान देने से हास्य रस व्यक्त करने की चेष्टा की गई। उक्त दोहे में हास्य रस है। उक्त दोहे में क्या है? हास्य रस है। इसको याद रखेंगे। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? 142 का उत्तर, 142। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? नाट्य प्रयोग में किसको स्वीकार नहीं किया? आपने दोस्तों पढ़ा है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या 8 मानी, है ना। लेकिन आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो वो नहीं किया दोस्तों शांत रस को। किसको नहीं किया? शांत रस को। यानी कि आपका जो एक नंबर है, ये नंबर वो बिल्कुल सही है। आचार्य भरत ने याद रखना, शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। जहां तक नाट्य प्रयोज्य रसों का प्रश्न है, वे हैं दोस्तों श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, हास और बीभत्स और अद्भुत, है ना। ये ठीक है। मनहु उमंग अंग अंग छवि छल के, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? मनहु उमंगी अंग अंग छवि छल के, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों? अभिधा,
लक्षणा या फिर व्यंजना कौन सी शब्द शक्ति है? प्रश्न क्रमांक 143। 143 का उत्तर बताना है अमित कुमार शाही जी। और बोले सर 143 का उत्तर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। यहां पर दोस्तों उत्प्रेक्ष अलंकार के कारण व्यंजना सौंदर्य है, अतएव इसे अलंकार व्यंजना भी कहते हैं, है ना। तो मनहु उमंग अंग अंग छलके, तो यहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार के कारण व्यंजना सौंदर्य है, इसको याद रखना। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रीति संप्रदाय के, अच्छा क्वेश्चन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आपको चयन करना है। कौन माने जाते? भरत मुनि, कुंतक, वामन या फिर क्षेमेंद्र। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? और रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन माने जाते हैं? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? उत्तर चला जाता है दोस्तों वामन। उत्तर चला जाता है वामन, यानी कि आपका जो सी नंबर है वामन बिल्कुल सही है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। संस्कृत साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य वामन ने ही किया, है ना। रीति को परिभाषित करते उन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं, है ना। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, मात मुझे सो नव मित्र सा है ना। देखूं उसे मैं नित्य बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, है ना। ये काव्य गुण कौन सा है यहाँ पर? मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, मात मुझे सो नव मित्र सा है ना। देखूं उसे मैं नित्य बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहां पर 145 में? कौन सा गुण है? कौन सा गुण है ना। तो काव्य गुण, काव्य गुण का नाम बताना है। और यहां पर काव्य गुण जो है दोस्तों वो है माधुर। कौन सा है? माधुर। माधुर का अर्थ होता है दोस्तों मधुरता या मिठास। काव्य में जब कोमल वर्णों अक्षरों का प्रयोग सुरुचिपूर्ण ढंग से होता है तो कविता में माधुर गुण आता है। और काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे वो माधुर गुण कहलाता है ना। अब यहां पर दोस्तों मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, मात मुझे सो नव मित्र सा, देखूं उसे नित्य बार बार, है ना। आप उसी को बार बार देखोगे जो आपको अच्छा लगेगा, है ना, माधुर लगेगा, मधुर लगेगा, है ना। नाकांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, ये परिभाषा आपको बताना है। उक्ति के लेखक कौन है? नाकांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम। इस उक्ति के लेखक कौन है? भामा है, दंडी है, उद्भट्ट है या फिर रुद्रट है? नाकांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं? 146 का उत्तर उक्ति के लेखक आपको बताना है। और यहां पर मैंने आपको याद करवाया था ट्रिक से, मुखम, बनिता मुखम। बताइए मुखम कैसे याद किया था? ट्रिक याद आई किसी को क्या? है ना। और नाकांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, ये जो उक्ति है ये उक्ति किसकी है? बोले सर यहां पर भा मोह, भा मोह, भा मोह और मुखम, मुख और मुखम, है ना। इस प्रकार से ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर दिया गया दोस्तों, जो प्रयुक्त पंक्तियों के लेखक के जो संप्रदाय के अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये आपको बताना है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 25 या फिर 33? कितनी होती है संचारी भावों की संख्या? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? और सभी को पता है कि सर 33 होती है। इतने बार बार क्यों पूछ रहे सर? 33 तो होती है, यही ना, 33, है ना। बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज होता है, माधुर होता है, प्रसाद होता है या फिर सभी? वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है?
ये प्रश्न आपको बताना है और आपका उत्तर चला जाता है साथियों, कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है प्रश्न क्रमांक 148 में। 148 में सही उत्तर हो जाता है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है, तो वो होता है दोस्तों ओज। कौन सा होता है, ओज यानी ए नंबर, ओज यानी ए नंबर आपका सही है। वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण की प्रधानता होती है ना। माधुर गुण श्रृंगार रस, ठीक है, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। इस प्रकार से याद रखेंगे। यहां पर आते हैं कि जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? किसका लक्षण है दोस्तों? रस का है, ध्वनि का, अलंकार का, या इनमें से कोई नहीं। जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? किसका लक्षण है बताइए? ये लक्षण है दोस्तों काय का। 149 में काय का लक्षण माना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर। बोले सर ये माना जाता है ध्वनि का लक्षण, ध्वनि का लक्षण है ना। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, ठीक है। अलंकार के भामा है, ठीक है। रस संप्रदाय भरत मुनि, सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय, ठीक है। जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार ध्वनि सिद्धांत का ये लक्षण होता है। यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। को घटिए ब्रस भानुजा, को घटिए ब्रस भानुजा बेहलधर के वीर, कौन सी व्यंजना है? कौन सी व्यंजना है? अब व्यंजना भी आपको पता होनी चाहिए। शाब्दी, आर्थी, रस व्यंजना, ये पीजीटी 2011 में पूछा गया था। कौन सी व्यंजना है? प्रश्न क्रमांक 150, 150 का आपको बताना है दोस्तों। ध्वनि संप्रदाय आपने पढ़ा होगा, ध्वनि संप्रदाय पढ़ना है। आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय है ना, उसमें होता है वैसा। को घटिए ब्रस भानुजा बेहलधर के वीर, कौन सी व्यंजना है? और व्यंजना की बात हो रही है तो को घटिए ब्रस भानुजा बेहलधर के वीर, यहां पर दोस्तों आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी यानी बी नंबर, आर्थी व्यंजना हो जाएगी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी जिन्होंने बताया आर्थी व्यंजना, उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। को घटिए ब्रस भानुजा बेहलधर की 20 पंक्ति में आर्थी व्यंजना की निष्पत्ति होती है। आर्थी व्यंजना में दोस्तों अर्थ मुख्य रूप से व्यंजक होता है ना। शब्द उसमें सहकारी होता है। जब वक्ता बोधत्व, काकू, वाक्य, वाच्य, देश, काल तथा चेष्टा आदि अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो इस अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाले अर्थ को व्यापार को दोस्तों, अर्थ के व्यापार को आर्थी व्यंजना कहते हैं। आर्थी व्यंजना। ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किससे जाता है? ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किससे जाता है? व्यवस्थित करने का श्रेय किससे जाता है? ध्वनि संप्रदाय, बताइए। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किससे जाता है? और यहां पर 151 का उत्तर बताना है। और 151 में दोस्तों है ना, इसको आपको याद रखना है। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि ये सी नंबर आपका यहां पर सही है ना। यहां पर एक चीज गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वो ये है दोस्तों कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य तो आनंदवर्धन है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसे व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो अभिनव गुप्त को जाता है। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये याद रख लेगा दोस्तों, व्यवस्थित करने का श्रेय पूछा है तो अभिनव गुप्त को। बाकी ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन, इसको याद रख लेना। तो यहां पर जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? अभिनव गुप्त होगा, अभिनव गुप्त है ना। यहां पर दोस्तों स्पष्ट दिया कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य तो आनंदवर्धन है, लेकिन ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो अभिनव गुप्त को जाता है, अभिनव गुप्त को जाता है। इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां पर संकलन त्रय में कौन नहीं है? 152 का उत्तर आपको बताना है। संकलन त्रय में कौन नहीं है? कौन नहीं है? स्थान, काल, कथानक या फिर वस्तु?
संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, कथानक या फिर वस्तु? और यहां पर संकलन त्रय में कौन नहीं पूछा है, तो कौन नहीं में दोस्तों स्थान तो होता है, वस्तु होती है, काल भी होता है ना, कथानक नहीं होता, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कथानक संकलन त्रय के अंतर्गत दोस्तों वस्तु यानी कार, स्थान और काल आता है, कार, स्थान और काल आता है, कथानक नहीं आता, कथानक नहीं आता, यानी कि आपका उत्तर डी की तरफ जाता है। ठीक है, कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? बताइए, कार, प्रकृति, पताका या फिर बिसा दांत? कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको बताना है। कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? 153 अर्थ प्रकृतियां अपन ने पढ़ी हैं, और अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत कौन नहीं आता? कार आता है, प्रकृति, विषादांत आता है, लेकिन दोस्तों कौन नहीं आता? ये पताका। कौन नहीं आता? पताका, है ना। कार, प्रकृति और विषादंत ये आते हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल सही। यहां पर नाटक में फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवांतर घटनाएं अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 5। बीज, बिंदु, पताका, है ना, प्रकृति और कार। अर्थ प्रकृतियों की संख्या भी कई बार पूछी जाती है कि अर्थ प्रकृतियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि अर्थ प्रकृतियों की संख्या 5 होती है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार। ठीक है, इनको याद रखेंगे। विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये कथन किसका है? किसका कथन है? भामह का, भरत मुनि का, मम्मट या फिर जगन्नाथ का? विभाव और अनुभाव, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका? 154 का। और यहां पर आपका उत्तर चला जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत कौन सा नहीं है, बताइए। नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तिरपन का क्या सही करवाना है आप लोगों को? बीज, बिंदु, पताका यहां पर अंतर्गत नहीं है, अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं है, तो विषादांत तो नहीं आता अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत। पताका आता है, कार आता है, प्रक्रिया आता है, जबकि यहां पर तो दिए हैं 5 प्रक्रिया। बीज होती है, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार, यही तो होती 5 अर्थ प्रकृतियां। नहीं है, पूछा है, नहीं है। और यहां पर विभाव, अनुभाव ये भरत मुनि का हो गया। ठीक है, अब यहां पर नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता, तो सात्विक नहीं आती। सात्विक यानी कि आपका ए नंबर। कौशिकी, आर्यभट्टी, भारती, सातवी, यही 4 नाट्य वृत्तियां हैं दोस्तों, जिस पर, है ना, ये नहीं आता, मतलब विषादांत नहीं आता, नहीं आता, अंतर्गत नहीं आता पूछा ना। ऑप्शन कहां गलत है? क्या कंफ्यूज हो रहा है आपका? पताका नहीं, डी नंबर। डी नंबर विषादांत सही है, विषादांत। अच्छा, बी नहीं है, विषादांत सही है, विषादांत, है ना, डी सही है। अच्छा ठीक है, विषादांत नहीं है। ठीक है, ठीक है, डी नंबर सही है, डी नंबर। ठीक है, विषादांत,
है ना, डी आपका सही है। यहां पर आ जाओ, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक माने जाते हैं, यहां पर देखो 56 का आंसर, ठीक है। विषादांत आपको याद रखना, विषादांत नहीं है, बाकी इसके 5 होते हैं दोस्तों, ठीक है। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय और कार, ये 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 156। ओके, ठीक है, सही कर लो। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, ये आपको बताना है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, 156। 156 श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, 156 का उत्तर बताना है। और 156 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, दक्षिण, दक्षिण हो जाता है, बी नंबर। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, है ना। ठीक है, तो ये बी नंबर सही है दोस्तों, दक्षिण। इस प्रकार से देखो, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं, दक्षिण, अनुकूल, सठ और धृष्ट। तो ये माने जाते हैं दोस्तों दक्षिण। थोड़ा सा अलग प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, ठीक है। यहां पर आ जाओ, यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये आते हैं कि अर्थोपक्षेपक कौन सा नहीं है। अर्थोपक्षेपक आपने पढ़े हैं दोस्तों, कौन सा नहीं है, अर्थोपक्षेपक कौन सा नहीं है। अर्थोपक्षेपक आपने पढ़े हैं, और अर्थोपक्षेपक आपने कितने प्रकार के पढ़े हैं दोस्तों, 5 प्रकार के पढ़े हैं, 5 प्रकार के, है ना। अब कौन सा नहीं है इसमें अर्थोपक्षेपक, अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार के अपन ने पढ़े हैं, 5 होते हैं अर्थोपक्षेपक, है ना। चूलिका होता है, विस्कंबक भी होता है ना। और देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर बता रहा है। प्रवेशक भी होता है, लेकिन अर्थोपक्षेपक कौन सा नहीं होता, कौन सा नहीं होता, नियताप्ति नहीं होता दोस्तों, है ना। ये अर्थोपक्षेपक नहीं होता, सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाता है। अर्थोपक्षेपक की संख्या होती है दोस्तों 5, ठीक है। यहां पर प्रवेशक, चूलिका, विस्कंबक, अंकाश और अंकावतार, ठीक है। जबकि नियताप्ति अर्थोपक्षेपक के अंतर्गत ना होकर एक कार्यावस्था के अंतर्गत आता है दोस्तों, नियताप्ति, है ना। कार्यावस्था आपने पढ़ी है दोस्तों, ये भी 5 प्रकार की होती है, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। तो कार्यावस्था के अंतर्गत आता है कौन, नियताप्ति, ये कार्यावस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये भी 5 प्रकार की होती है, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये कार्यावस्था, ठीक है। और ये दोस्तों आपके अर्थोपक्षेपक भी 5 प्रकार के होते हैं, इनको भी अपन को याद रख लेना है ना। अर्थ प्रकृतियां भी 5 प्रकार की होती हैं, अर्थ प्रकृतियां भी कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो अर्थ प्रकृतियां भी 5 प्रकार की होती हैं, ये आपको याद रख लेना है ना। अर्थोपक्षेपक भी 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कार्यावस्था भी 5 प्रकार की होती है, ठीक है। इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 158 का उत्तर आपको बताना है। अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या फिर स्थायी भाव। भावों को जो प्रकट करते हैं दोस्तों, जैसे यहां पर आपके लिए दोस्तों मैंने बना दिया, ये आपका क्या आ गया, ये सांप, ये सांप आ गया, सांप। अब इसको देखकर आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, बोले सांप को देखकर हमारे मन में भय, भय का भाव उत्पन्न हुआ। काय का भाव उत्पन्न हुआ, भय का, भय का भाव उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों ये जो भय का भाव उत्पन्न हुआ है ना, ये कहां से प्रकट हुआ है, इस सांप से हुआ है। तो सांप क्या है, बोले सर सांप विभाव है। सांप क्या है, विभाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। सी नंबर आपको याद रख लेना दोस्तों, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना, स्थायी भाव, इनको बहुत अच्छे से आप देख लेना। जैसे दोस्तों आपके अंदर यहां पर मान के चलो कि आपने कोई यहां पर वो अपन पढ़ते हैं ना, कोई जुगुप्सा का भाव आ गया, यहां पर कोई मरी हुई वस्तु पड़ी है और उसको क्या सियार खा रहा है, कौवा खा रहा है,
तो इस वस्तु को देख करके आपके मन में काय के घृणा के भाव जागृत हो गए, है ना। तो घृणा के ये तो भाव हो गए, आपके स्थायी भाव हो गए, लेकिन इसको देखकर तो ये क्या है, ये दोस्तों विभाव है, ये विभाव है, इसको याद रख लेंगे। विभाव आपको याद रखना, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते वे विभाव कहलाते हैं, अर्थात जहां से रस की शुरुआत होती है वही विभाव है दोस्तों। और विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, है ना। और आलंबन के भी दो होते हैं दोस्तों, इसको भी आपको याद रख लेना। कौन कौन से, विषय और आश्रय, विषय और आश्रय, इसको याद रखेंगे। रस का आधार जो वही है दोस्तों, आलंबन विभाव है, अर्थात नायक नायिका की उपस्थिति ही आलंबन विभाव है। इसके दो भेद हैं, विषय और आश्रय, विषय और आश्रय, इनको भी आपको याद रख लेना। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि रावण को देखकर राम को गुस्सा आया, रावण को देखकर राम को गुस्सा आया, या राम को देखकर रावण को गुस्सा आया, तो यहां पर राम क्या हो जाएंगे, राम हो जाएंगे विषय, और गुस्सा आया रावण को, तो गुस्सा आया रावण को, तो रावण क्या हो जाएगा, आश्रय, आश्रय, है ना। तो आश्रय और विषय ये आलंबन के दो भेद होते हैं, इनको अपन को याद रखना है, ठीक है। श्री धीरोदात्त नायक कौन है, धीरोदात्त नायक कौन है, 159 में आपको बताना है धीरोदात्त नायक कौन होता है। एक बार जल्दी से लाइक करेंगे सभी लोग, है ना। और दोस्तों जिन भी साथियों को ऐप डाउनलोड नहीं किया उनको आपको याद रख लेना है दोस्तों, इनको सभी को याद रख लेना, है ना। निम्न में धीरोदात्त नायक कौन है, धीरोदात्त नायक कौन है, धीरोदात्त नायक कौन है, ये आपको बताना है। और धीरोदात्त नायक हैं दोस्तों कौन, भीमसेन। नायक मैंने पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, नायक क्या होते हैं, है ना, नायक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर भीमसेन आपका डी नंबर है। नायक 4 प्रकार के, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त, ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। इन 4 प्रकार के नायकों में दोस्तों जो धीरोदत्त नायक है यह मायावी है, उग्र, चपल, अहंकार और दर्प से पूर्ण है ना। आत्मश्लाघनी होता है, इसे अपने बल तथा वैभव का बड़ा गर्व होता है, गर्व धीरोदत्त नायक हो, है ना, धीरोदत्त नायक, ठीक है। तो यहां पर आपका दोस्तों धीरोदत्त नायक है भीम, भीम को भी अपने गर्व है ना, अपने शरीर बल को, ठीक है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, कटाफ यहीं से बिगड़ता है। सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन कटाफ बोले सर यहीं काव्य शास्त्र से बिगड़ जाता है, 2 3 4 क्वेश्चन ये गड़बड़ कर देते हैं। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये बताना है, और उत्तर चला जाता है। ये जो कथन है, ये कथन है दोस्तों किसका, मैथ्यू आर्नल्ड का, ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड का जो कथन है ये माना जाता है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां आपको बताना है रूपक के कितने भेद होते हैं। एक क्वेश्चन आपका, रूपक के कितने भेद होते हैं, फटाफट से आपको बताना है। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको यहां पर चयन करना है, 4-5 क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेते हैं हम। रूपक के कितने भेद होते हैं, रूपक के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रूपक के कितने भेद होते हैं, रूपक के कितने भेद होते हैं बताइए, रूपक के कितने भेद होते हैं। और सभी लोगों ने बताया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। रूपक के दोस्तों 10 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं। रूपक के 10 भेद होते हैं, इसको आपको याद करना है। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। अब दोस्तों आपको बताना है कि पर्दे के पीछे से दी जाने वाली जानकारी को क्या कहते हैं। आप नाटक देखते हैं, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली जानकारी को क्या कहते हैं। पर्दे से पीछे, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली जानकारी को क्या कहते हैं, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली जानकारी को क्या कहते हैं, बताइए, सभी लोग बताएंगे। पर्दे के पीछे से दी जाने वाली जानकारी को क्या कहा जाता है, और दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा। पर्दे के पीछे से दी जाने वाली जानकारी कहलाती है चूलिका। बहुत बढ़िया, चूलिका
बिल्कुल सही है, चूलिका कहा जाता है दोस्तों, है ना। इनका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। आपसे एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछ रहे हैं, है ना। और डिम, रूपक का एक भेद है डिम, डिम है दोस्तों, रूपक का एक भेद है डिम। क्या है? इस प्रकार से डिम, डिम में कितने अंक होते हैं? कितने अंक होते हैं, है ना। रूपक के 10 भेद होते हैं, जिनमें नाटक भी आता है, डिम भी आता है, डिम। तो डिम में कितने अंक होते हैं? डिम में कितने अंक होते हैं? डिम, डिम में कितने अंक होते हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन बता रहा है। डिम में कितने अंक होते हैं? देखते हैं, बताइए जल्दी से कौन कौन बता रहा है। राममूरत जी, बहुत बढ़िया। आरव जी, डिम, और बताओ। बहुत बढ़िया, है ना। कितनी बार लिखवाया है कि सर डिम में 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 4। एक एक ने बस सही बताया है कि डिम में 4 अंक होते हैं। रश्मि जी, डिम में 4 अंक होते हैं। कितने होते? 4। कितने होते हैं? 4 अंक होते हैं। पढ़िए नाटक को। मीना जी, काय में हो गया आपका सिलेक्शन? बहुत बढ़िया, है ना। अब आपको बताना है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है ना। अगला क्वेश्चन एक और आपसे पूछ लिया जाता है, सभी लोग बताएंगे। पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है? पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है? पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है? पंचवटी प्रसंग के रचनाकार। पंजाब मास्टर कैडर में एक क्वेश्चन यहां से आया था और मैंने बताया है कई बार। नेपथ्य वो अलग है, रंगमंच का है नेपथ्य जो बता रहे हो। पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है? पंचवटी प्रसंग के रचनाकार मास्टर कैडर पंजाब में मीना कुमारी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और निराला, बिल्कुल सही आंसर है, निराला आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अध्ययन करिए, बैच नंबर 1 वाले ओल्ड वीडियो में जाइए, ऐप में जाइए, ऐप में अध्ययन करिए। आप लोग ऐप में जो नाटक पढ़ाया है पहले उनको अध्ययन करिए, भूलते जा रहे पूरा का पूरा, आपको बताना है ना। अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी ये किसकी नाट्य रचना है दोस्तों? अंगूर की बेटी ये किसका नाटक है? अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी किसका नाटक है? अंगूर की बेटी नाटक के रचनाकार कौन है? पंचवटी प्रसंग निराला। और बहुत बढ़िया, गोविंद बल्लभ पंत बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको बताना है रंग शीर्ष के पीछे का आदर्श भाग क्या कहलाता है? रंग शीर्ष के पीछे का आदर्श भाग क्या कहलाता है? रंग शीर्ष के पीछे का आदर्श भाग क्या कहलाता है?
बहुत बढ़िया मीना जी। रंग शीर्ष के पीछे का भाग जो अदृश्य होता है वो क्या कहलाता है? यहां पर कंफ्यूज हो गए ना बहुत सारे। पर्दे के पीछे से दी जाने वाली जानकारी को क्या कहते हैं? चूलिका। लेकिन रंग शीर्ष के पीछे के भाग को क्या कहा जाता है? आ गए ना लाइन पे सभी। इसे कहा जाता है नेपथ्य। इसे नेपथ्य कहा जाता है। पर्दे के पीछे से दी जाने वाली जानकारी को चूलिका कहा जाता है और पर्दे रंग शीर्ष के पीछे का जो अदृश्य भाग होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। नेपथ्य, ठीक है, बहुत बढ़िया। डाउट्स वाला क्वेश्चन है ना? डाउट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, 4 तारीख आपके लिए डेट रखी है, लास्ट डेट है ऑफर की। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना वो एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने मित्रों तक। इसी प्रकार से पढ़ते रहें। डाउट्स वाला सेशन जरूर देखें 45 पर, 9:45 पर डाउट्स वाली क्लास आती है, उसको जरूर देखें, जहां पर डाउट्स वाले प्रश्न लिए जाते हैं, है ना। ऐसी क्लासें दोस्तों आपके लिए उपलब्ध भी करवाई जाती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। शशि त्रिपाठी जी, राणा जी, निक्की जी, नव्या, रोली जी, रश्मि जी, अंजू लाल दास जी, नीतू जी, सरिता जी, ठीक है, मीना जी धन्यवाद, आपको भी बधाई बहुत, अनीता जी, प्रिया, रश्मि पाठक, हरिओम जी, मनीषा, शाम पंडित जी, मुसरत नजा, मोहित, पूनम सिंह जी, रेखा जी, ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों को। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहे निरंतर। और दोस्तों जिनको कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। मनीषा गिल जी, गीता जी, शैलेश, रामूरत, रिलैक्स, रीता जी, अमिता, पूनम जी, सरस्वती जी, कल्पना, एटीट्यूड बॉय, विजय जी, है ना, OMI जी, ज्ञानेश जी, बहुत बढ़िया, रामा जी, संगीता जी, OP जी, ठीक है, ब्रजीत जी, अमित जी, पूनम जी, बिल्कुल राइट आंसर, शर्मिला जी, बहुत बढ़िया, है ना, सुषमा, दारसू, निर्मला, माधुरी, जसवंत जी, राधिका जी, है ना, और कविता यादव जी, शशि जी, अनिल जी, अरुण राजपूत जी, शर्मिला, लक्ष्मी, सुमित्रा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी साथियों को आज के इस सेशन के लिए। दोस्तों 9:45 पर वीडियो देख लें सभी लोग। डाउट्स वाले वीडियो को बार बार देखो, एक बार नहीं बार बार देखना है ना। अपन ने देखा था ना राम बिलाप शर्मा, बोले बिलाप कर रहे थे बार बार, तो राम बिलाप शर्मा का जन्म हुआ था 1912 में। राम बिलाप शर्मा का जन्म हुआ था 1912, राम बिलास शर्मा और राम बिलाप, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। जय हिंद।